जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर हिंदी माध्यम भौतिक जगत का अध्ययन कर रहे हैं और भौतिक जगत के अध्ययन के दौरान हम लोगों ने देखा था कि भौतिक विज्ञान का विधिवत अध्ययन करने के लिए भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक विज्ञान का स्थूल प्रभाव होता है और दूसरा भौतिक विज्ञान का सूक्ष्म प्रभाव होता है। आपको बताया गया था कि भौतिक विज्ञान के स्थूल प्रभाव की व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत की जाती है और चिरसम्मत यांत्रिकी के आपको 5 भाग बताए गए थे, जिनमें पहला भाग यांत्रिकी था, दूसरा ऊष्मागतिकी था, तीसरा प्रकाशिकी था, चौथा दोलन तथा तरंगे था और पांचवा वैद्युत गतिकी था। और आज हम लोगों को सूक्ष्म प्रभाव का अध्ययन करना है। तो अब इस टर्म को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि जितने भी वीडियो पढ़ते हैं उनकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान का सूक्ष्म प्रभाव। तो देखें, भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत परमाणुओं, अणुओं एवं नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ हमें द्रव्य के संगठन की संरचना जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि का भी हम अध्ययन करते हैं। और स्थूल प्रभाव की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत की जाती है। तो ये रहा भौतिकी का सूक्ष्म प्रभाव। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौन कौन थे और उन वैज्ञानिकों की उपलब्धि क्या थे, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसे नाम आता है गैलीलियो का, तो हम आपको बता दें कि गैलीलियो यूनान के रहने वाले साइंटिस्ट थे और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन वहाँ के रूढ़िवादी जो लोग थे, उन रूढ़िवादी लोगों को ऐसा लगा कि ये गैलीलियो प्रकृति के विरुद्ध बात कर रहा है। उनका ये मानना था कि पृथ्वी स्थिर रहती है और सूर्य उनके चारों तरफ चक्कर काटता है। लेकिन गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काटती है। अब वहाँ के लोगों को यानी यूनानियों को लगा कि ये प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मौत की सजा दे दी गई। अब अंदाज़ा लगाइए, ये रहे होते तो विज्ञान कितना आगे बढ़ा होता। इन्होंने ही जड़त्व के बारे में बताया था। कक्षा हाई स्कूल में आप जड़त्व पढ़े हैं और फिर जड़त्व से संबंधित नियमों के बारे में बताया था। इसके बाद नाम आता है सर आइजक न्यूटन का। आप जानते हैं कि सर आइजक न्यूटन बिल्कुल गरीब परिवार से थे और ये भेड़ बकरी चराने का काम किया करते थे और इनका वास्तव में पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। और इसका मतलब ये नहीं कि जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है वही साइंटिस्ट बनता है। इनके दिमाग में कुछ और बातें चला करती थी। भेड़ बकरी चराने के लिए जाते थे। एक बार सेब के पेड़ जब ये चराने जा रहे थे
तो दोपहर में थक गए और सेब के पेड़ के नीचे सो गए, गमछा बिछा करके पेड़ के नीचे सो गए। तब तक कुछ समय के बाद हवा चली और सेब का एक फल आकर के उनके सिर पे गिरा। अगर आप लोग होते तो सेब को उठाते और खा लेते, लेकिन इन्होंने सोचा, न्यूटन ने सोचा कि आखिर ये सेब का जो फल है, यह सेब का फल नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया है, कहीं और क्यों नहीं गया है। तो इस प्रकार इस घटना से प्रेरित होकर के न्यूटन ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। और फिर न्यूटन के गति विषयक नियम भी आप पढ़ें। देखिए, न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हर चीज से संबंधित, इनका गणित में भी नियम है, फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में भी न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, गति संबंधी नियम है, न्यूटन के गति संबंधी समीकरण भी हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो ढेर सारे, अब फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए भी न्यूटन का नियम है। तो न्यूटन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिससे संबंधित नियम को न्यूटन ने न दिया हो। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि न्यूटन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ढेर सारी खोज किया, ढेर सारी उपलब्धियां हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो इससे हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि अगर कोई गरीब परिवार का भी व्यक्ति हो, लेकिन उसका दिमाग कुशाग्र हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके बाद नाम आता है डेनियल बर्नौली का। हम लोग आगे जब द्रवों के प्रवाह वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो द्रवों के प्रवाह में बर्नौली का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो डेनियल बर्नौली, इन्होंने द्रवों के प्रवाह से संबंधित बर्नौली का नियम दिया और फिर इन्होंने गैसों के गतिक सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया था। अब इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट बायल। तो आप जानते हैं कि गैसों से संबंधित बायल का नियम बायल ने ही दिया था। आप इसको क्लास 10th में पढ़े होंगे, और क्लास 10th में नहीं पढ़े होंगे तो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। आपको 11th में हम बताएंगे आगे के वीडियो में। इसके बाद आगे दूसरे वैज्ञानिक आते हैं केल्विन। केल्विन ने ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम दिया था और इन्होंने ही परम ताप पैमाने का निर्माण किया था। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं सादी कार्नो। तो सादी कार्नो ने आदर्श ऊष्मा इंजन का निर्माण किया और आदर्श ऊष्मा इंजन के आधार, उसके सिद्धांत पर ही ऊष्मा पंप काम करता है और फिर ये प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर काम करता है। इसके बाद अगले वैज्ञानिक थे हाइगेंस। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगले वैज्ञानिक का नाम आता है टॉमस यंग। टॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित नियम को प्रस्तुत किया था। इसके बाद फ्रेनल आते हैं। तो फ्रेनल ने प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या किया था। और इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं फैराडे। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की व्याख्या किया था। इसके बाद आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके बाद आते हैं अगले वैज्ञानिक एम्पियर। देखिए यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और उन वैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सा काम किया गया था, इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो एम्पियर ने विद्युत धारा की खोज की थी, इसीलिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इन्होंने चुंबकत्व की भी व्याख्या की थी। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं मिल्टन। मिल्टन ने आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया था। और हम आपको बता दें कि मिल्टन ने ही इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹
19 कूलाम के बराबर होता है, इसको मिल्टन ने ही बताया था। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। फिर इसके साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी और धन किरणों के लिए E/m, जिसको हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, विशिष्ट आवेश की भी गणना की थी। फिर अगले वैज्ञानिक आते हैं लॉर्ड रदरफोर्ड। लॉर्ड रदरफोर्ड के बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम आपको सूक्ष्म जानकारी दे रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले कृत्रिम रूपांतरण के बारे में बताया था। कृत्रिम रूपांतरण का मतलब कि एक तत्व दूसरे तत्व में कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद आते हैं अगले वैज्ञानिक नील्स बोर ने, आप आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर ने हाइड्रोजन के परमाणु सिद्धांत या हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं प्लांक। प्लांक ने विकिरण का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और फिर इसके बाद आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc² बताया था। ये द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। इस संबंध को आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही बताया था। और इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में भी प्रस्तुत किया था। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर राजन। प्रोफेसर राजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों की सहायता से ही एक्सरे होता है। जैसे मान लीजिए शरीर की किसी भाग में या कोई हड्डी टूट गई, तो हड्डी कहाँ टूटी है, कैसे टूटी है, एक्सरे से पता चलता है। कभी कभार शरीर में मान लीजिए गोली वगैरह लग गई, तो गोली शरीर के किस भाग में कहाँ पे धंसी हुई है, तो एक्सरे के द्वारा पता किया जाता है। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एच युकावा। तो युकावा ने नाभिकीय बलों के उत्पत्ति की खोज की थी कि नाभिकीय बल क्या होते हैं। इन नाभिकीय बलों के कारण ही नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रुके होते हैं और नाभिकीय बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। इसके बाद हेनरी बेक्वेरेल थे। तो हेनरी बेक्वेरेल ने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी को क्लास 12 में जाकर के हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने पदार्थ के कणों की तरंग प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगले वैज्ञानिक हैं श्रोडिंगर। और श्रोडिंगर ने तरंग यांत्रिकी के विकास को प्रस्तुत किया था। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो अगले वैज्ञानिक हैं हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और हमारे देश के वैज्ञानिक सीवी रमन, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अणुओं का प्रकीर्णन और फिर रमन प्रभाव के बारे में बताया था। और इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेस। हेस ने अंतरिक्ष किरणों के बारे में बताया था। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो एच.जे. भाभा, ये भी भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा था। इन्होंने अंतरिक्ष किरण शावर के बारे में बताया था। और इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं एस.एन. बोस। इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताया था। और फिर एक अन्य वैज्ञानिक आते हैं P.A.M. डिराक। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आपेक्षीय सिद्धांत एवं क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताया था। तो ये विश्व के जाने माने वैज्ञानिक थे
और उनके द्वारा किया जाने वाला खोज हमने आपको बताया। और एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखे रहिए कि ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताया है, इसमें से ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम में तो पूछी ही जाती हैं, कंपटीशन वगैरह में भी पूछी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार कर डालेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें हमने बताया, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके हमें बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।